वेलकम बैक कॉमर्स चैंपियन। आज है हमारा यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की क्लास नंबर 2। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ जर्नल बेसिक्स, जीएसटी के टर्म्स एंड उसके साथ साथ हम करने वाले हैं कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और लास्ट तक बने रहने के लिए आपके लिए मैं लाई हूँ एमसीक्यू, जिसे हम क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो अथॉरिटेटिव रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या गाइडलाइंस हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि हमें अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन करनी है। तो सिंपली अगर बात करें तो ये ऐसे रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करेंगे तो सबकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो एक जैसी बनेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताते हैं कि क्या कॉमन रूल्स हैं अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से यूनिफॉर्मिटी आती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि जो ट्रीटमेंट होता है ट्रांजैक्शन का वो एक जैसा होगा सारे के सारे कंपनीज में। दूसरा, कंसिस्टेंसी आएगी, मतलब कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगी, तो सबकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो नीट दिखेंगे और कंसिस्टेंट दिखेंगी। अगर ऐसी दिखेंगी तो फिर हम उन ट्रांजेक्शन्स को कंपेयर कर पाएंगे। और सिर्फ हम इंटर फॉर्म नहीं, मतलब ये नहीं कि बिजनेस टू बिजनेस, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस ईयर के साथ उसकी करंट ईयर की परफॉर्मेंस को भी कंपेयर कर पाएंगे अगर हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को यूनिफॉर्मली प्रेजेंट करेंगे तो। और वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके। रिलायबिलिटी, जो यूजर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब उन्हें पता चलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिकग्नाइज्ड हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के द्वारा बनाए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि इससे क्या होता है कि अगर बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दिखाओ, लॉस है तो लॉस दिखाओ, अपने कस्टमर्स को गुमराह नहीं करो। तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। मैनिपुलेशन का प्रिवेंशन होता है, मतलब कि जो आर्बिट्रेरी अकाउंटिंग होती है, आर्बिट्रेरी अकाउंटिंग मतलब जो बीच की अकाउंटिंग होती है। बीच में अकाउंटिंग मतलब जो यहाँ पर कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो गया जिसमें प्रॉफिट की जगह पे लॉस दिख गया या लॉस की जगह पे प्रॉफिट दिख गया, तो मतलब कि मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन नहीं होगा अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे तो। इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट और जितने भी यूजर्स हैं वो अपने डिसीजंस बेटर कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? पहला ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं, मतलब कि सब एक जैसे प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी बढ़ जाती है, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, सब एक जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करते हैं। जब वो एक जैसे फॉलो करते हैं तो वो अपने अकाउंटिंग इक्वेशन को कंपेयर कर पाते हैं। कंपेयर जो होता है वो इंटर फॉर्म भी हो सकता है और वो इंट्रा फॉर्म भी हो सकता है। इंटर फॉर्म मतलब कि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो, और इंट्रा फॉर्म मतलब कि आप सेम डोमेन में किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हो। आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलायबल होती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है। अकाउंटिंग जो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स है, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स मतलब कि डेप्रिसिएशन है। सपोज अगर कहीं पर डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड से फॉलो करना है लेकिन आप उसे एसएलएम मेथड से फॉलो कर रहे हो और उससे आपकी जो आउटपुट है, जो आपका रिजल्ट है वो गलत आ सकता है, तो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये होने से बचाएंगे। दूसरा, मीनिंगफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो सकते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑफ द यूजर्स प्रोटेक्ट होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एडवांटेजेस क्या हैं टू द इन्वेस्टर? वो कंपेयर कर पाएंगे कंपनी को, क्योंकि उन्हें पैसा ले लगाना है, उन्हें शेयर्स खरीदने हैं, डिबेंचर खरीदने हैं या फिर उन्हें बॉन्ड खरीदने हैं। क्योंकि उन्हें शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड में पैसा लगाना है तो उन्हें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी और वो देख के पता लगा सकते हैं कि किस कंपनी में अच्छे से वो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो वो कंपैरिजन कर पाएंगे। दूसरा, मैनेजमेंट क्या है, वो अपना स्ट्रक्चर बना सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है। क्रेडिटर और लेंडर को ज़्यादा डिपेंडेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगी, क्योंकि क्रेडिटर और लेंडर को इंटरनली तो कुछ पता नहीं है, तो सिर्फ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के पता लगा सकते हैं कि इनको पैसा देना है कि नहीं देना है। दूसरा, गवर्नमेंट को रेगुलेशन, मतलब कि रूल्स बनाने के लिए, टैक्सेशंस के रूल्स बनाने के लिए और अपनी जीडीपी में देखने के लिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है या इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे कितना फेवरेबल या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब देखने के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत है। ऑडिटर्स की बात करें तो जो ऑडिटर्स होते हैं, अगर उन्हें पता चलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर किए गए हैं, तो ऑडिटर्स फिर वहाँ पर गलतियाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी आते हैं, तो वो देख सकते हैं कि कहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत जा रही है। लिमिटेशन क्या है, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो एएस होते हैं वो हर सर्कमस्टांस में फिट बैठे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा, एएस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकली, जो टेक्निकली
स्टेबल लोग हैं जिनको पता है, जैसे कि सी ए जो प्रोफेशनल्स हैं वो उसे समझ पाते हैं उनकी लैंग्वेजेस, तो एक लेमैन के लिए वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस, हमारा बिजनेस जो है एक ऐसे एनवायरनमेंट में डील करता है जो बहुत डायनेमिक है, जो कॉन्टिन्यूसली बदलता रहता है। तो अगर किसी बिजनेस की प्रैक्टिस में या हमारे किसी लॉ में चेंज आ गए या फिर इंटरनेशनली कोई चेंज आ गए तो उसकी वजह से एएस भी चेंज हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस का मतलब है कि हमारे सपोज अगर हमारी हमने एएस फॉलो करें, अब एएस फॉलो करें तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें एएस के हिसाब से बनाने पड़ेंगे तो हमें हमें तो कोई एएस नहीं आती क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम किसको हायर करेंगे, प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे जो सी एस से मैंने उनको, फिर हमें फीस देनी पड़ेगी। फिर वो प्रोफेशनल्स के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट्स को हमें फाइल करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में दो टाइप के हैं, एक होता है एएस, एक होता है इंडियस। एएस मतलब कि कन्वेंशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कन्वेंशनल मतलब कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि पहले से चलते आ रहे हैं। अब जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो बोलता है कि कौन सी पॉलिसी डिस्क्लोज करो और कौन सी पॉलिसी डिस्क्लोज करने की नीड नहीं है। दूसरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन पे आता है एएस 2। एएस 2 कहता है कि आपको अपनी जो इन्वेंट्री होती है उसको कैसे वैल्यू करना चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो आपको अपना फिनिश गुड्स है ना, मतलब अपना फाइनल स्टॉक, उसको कॉस्ट या फिर एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना चाहिए। लेकिन ये भी आपका ट्रीटमेंट चेंज हो सकता है अगर ये डब्ल्यू और रॉ मटेरियल पे इफेक्टेड हो। रॉ मटेरियल पे एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो क्या रूल कहाँ लगेगा वो सब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं। एएस 3 बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो मतलब कि आपको ऑपरेटिंग फॉलो करना है, फाइनेंशियल फॉलो करना है, इन्वेस्टिंग फॉलो करना है, कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ आनी चाहिए। फिर आता है एएस 4 कंटिजेंसी नहीं, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसके बाद भी बहुत सारे एएस हैं, तो ये सारे एएस हमें बताते हैं कि कब किस में कहाँ ट्रीटमेंट करना है। इंडियन एएस क्या होते हैं, इंडियन एएस वो चीज़ें हैं कि ये ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ना, ये ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि सब्सटैंशली कन्वर्ज किए गए हैं इंटरनेशनल के साथ, मतलब कि इनको आईएफआरएस के साथ बनाया गया है और इसमें इंडियन स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन करी गई है जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, तो फिर इंड एएस बन गए। जैसे कि इंड एएस का एग्जाम्पल हो गया इंड एएस 1 जो बताता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए। इंड एएस 2 बताता है इन्वेंट्री कैसे, आपको इन्वेंट्री का कैसे मेजरमेंट करना है। इंड एएस 7 बोलता है कि कैश फ्लो कैसे बनाने हैं। अब आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वर्सेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको मर्ज नहीं कर सकते। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ब्रॉड होते हैं, ये ब्रॉड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर ऐसे बेसिस है जो हमें बताते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या फॉलो करना है। तो अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या फॉलो करना है तो वो हमें प्रिंसिपल्स बताएंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए, जैसे कि गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस, ये हम कल पढ़ चुके हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या फॉलो करनी है, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या फिर इस पर्टिकुलर इवेंट में क्या फॉलो करना चाहिए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। ठीक है। अब पार्ट बी आता है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पहला है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इवेंट जो कि आप मॉनिटरी टर्म से मेजर कर सकते हो और आपकी वो फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल रिजल्ट को इफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर 50,000 5 लाख रुपए से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा तो इसमें मॉनिटरी है ट्रांजैक्शन, तो इस ये हमारे मॉनिटरी है तो ये हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट को इफेक्ट करेगा, तो इसे हम ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन जो होते हैं क्वालिटेटिव नेचर के, क्वालिटेटिव का मतलब जो बिजनेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उसे आप मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म में, मतलब कि वो मॉनेटरी मेजरेबल नहीं है तो इसलिए उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन क्या वो बिजनेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, यस वो बिजनेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अकाउंट। अकाउंट क्या है, ये ऐसे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करने हैं अगर हम उन्हें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर लें टू और बाय के साथ तो वो हो गए हमारे क्या कहते हैं उसे अकाउंट। जैसे कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये सब अकाउंट हो गए। अब अकाउंट किस किस का बन सकता है, अकाउंट जो है अकाउंट आपका जरूरी नहीं कि एसेट का ही बनेगा, अकाउंट पर्सन का हो सकता है, एसेट का हो सकता है, लाइबिलिटी का अकाउंट भी होता है, इनकम का भी होता है, एक्सपेंस का भी होता है। फिर आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट या कैपिटल, कैपिटल मतलब कि ओनर की इन्वेस्टमेंट, इसे आप कह सकते हो शेयर होल्डर का फंड, कि शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगाया है और वो बिजनेस से कितना पैसा क्लेम कर सकता है। अगर एक ओनर ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है तो 5 लाख उसकी कैपिटल हो गई, और कैपिटल का दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी। यहीं से बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और अगर आपको कैपिटल चाहिए तो लाइबिलिटी इधर चली जाएगी, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल
ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स क्या होता है? ये कैपिटल जैसे ओनर का फंड है। कैपिटल क्या है? ओनर का फंड है ना। तो अगर ओनर अपने पर्सनल खर्चों के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए किसी एसेट को, किसी गुड को या किसी कैश को विड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा, तो उसे कहते हैं ड्राइंग। इसीलिए ड्राइंग का ट्रीटमेंट ये होता है कि ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से लेस करके दिखाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ड्राइंग कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है। ड्राइंग ओनर की इक्विटी का रिडक्शन है, मतलब कि ओनर की इक्विटी, ओनर इक्विटी मतलब कि कैपिटल रिड्यूस हो रही है। एसेट क्या है? एसेट वो रिसोर्सेज हैं जो कि, एसेट वो वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जो बिजनेस कंट्रोल करता है, और इससे क्या है, आपको बेनिफिट आने वाला है। ठीक है, वो एसेट है जैसे कि कैश, बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि डेटर, डेटर मतलब कि जिन्होंने हमें पैसे देने हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ असेट। दो टाइप के असेट होते हैं, एक होता है करंट एसेट, दूसरा होता है नॉन करंट एसेट। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर मेरे जो असेट्स हैं उसमें चेंज इस टेन्योर के बीच में हो जाए, इस टेन्योर में कभी भी अगर एसेट में चेंज हो जाए तो वो होते हैं करंट एसेट। लेकिन अगर इस टेन्योर के बियॉन्ड जाके चेंज हो तो फिर वो होते हैं नॉन करंट एसेट। करंट एसेट मतलब कि या तो आपने उनको सोल्ड कर दिया, रियलाइज कर लिया, या उन्हें कंज्यूम कर लिया अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। 1 अप्रैल से 31 मार्च को जो साइकिल होती है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर आपने अपनी ऑपरेटिंग साइकिल में कुछ भी एसेट को कंज्यूम कर लिया, रियलाइज कर लिया या फिर सोल्ड कर दिया तो वो करंट एसेट है। लेकिन अगर आपके एसेट करंट एसेट नहीं है तो फिर वो नॉन करंट एसेट है। मतलब कि जो ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड जाके जो चलते हैं उन्हें कहते हैं नॉन करंट एसेट। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लैंड, क्वेश्चन है क्या लैंड को डेप्रिसिएट किया जाता है? अब ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, तब तक सोचो। टैंजिबल एसेट वो एसेट है जिन्हें हम, जिनका फिजिकल सब्सटेंस है या फिर जिन्हें हम लेमैन में कहें, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो टैंजिबल। जिन्हें टच नहीं कर सकते या फिर जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है वो इंटैंजिबल। इंटैंजिबल एसेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है गुडविल। गुडविल जो होता है, गुडविल का मतलब कि अगर एक बिजनेस के सारे एसेट और लाइबिलिटी मिला के उस बिजनेस की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, लेकिन मैं उस बिजनेस को पैसा दे रही हूँ 6 लाख रुपए, तो जो मैं उसको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रही हूँ, ये जो एक्स्ट्रा पैसे मैं उसे दे रही हूँ उसकी गुडविल है। गुडविल मतलब कि उसकी जो इमेज है मार्केट में उसे कहते हैं गुडविल। तो गुडविल की भी कॉस्ट होती है। एक गुडविल जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ गुडविल। ठीक है, जो सेल्फ, जो आपने खुद बनाई है, और दूसरी जो आपने किसी से खरीदी है पैसे देके। अदर एग्जाम्पल इंटेंजिबल एसेट के पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर और गुडविल हम पढ़ चुके हैं। फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं, फिक्टिशियस एसेट मतलब ऐसे एसेट ट्रेडिशनली भी और अभी भी उनको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ये मतलब कि ऐसे एसेट्स हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन इनसे आपको बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं करे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने इन कॉर्पोरेशन, कंपनी के इन कॉर्पोरेशन से भी पहले करे होंगे कोई एक्सपेंसेस, उन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं करे, मतलब अभी तक इनके पैसे नहीं मिले हैं, तो ये पैसे आपको मिलने हैं, लेकिन कब मिलने हैं आपको नहीं पता, तो ये फिक्टिशियस एसेट है। डेबिट बैलेंस और पीएनएल आपके लिए लॉस होता है। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी वो प्रेजेंट के ऑब्लिगेशन है किसी एंटिटी के जो उसकी पास की इवेंट की वजह से आए हैं। लाइबिलिटी का सेटलमेंट करना पड़ता है जिसकी वजह से आउटफ्लो होता है रिसोर्सेज का और इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। सिंपल लैंग्वेज में लाइबिलिटी मतलब जो अमाउंट ऑब्लिगेशन बिजनेस ने ओ किया है। ऑब्लिगेशन मतलब लोन हो गया। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब कि क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, बिल पेबल, इसको बीपी, और डिबेंचर्स। अब बात आती है कि करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है करंट, एक होती है नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी मतलब कि जो आपकी शॉर्ट टर्म की होती है या फिर आप उसको अभी अपने कुछ 1 साल के अंदर के लिए, अगर वो आपका बिलो 1 ईयर, अगर 1 ईयर के अंदर कोई लाइबिलिटी आपकी सेटल हो जाएगी तो वो है आपकी करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा तो फिर वो है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे कि आपने लंबे टाइम के लिए बोरोइंग्स लिए है, आपने डिबेंचर, डिबेंचर मतलब कि डेट इशू करे हैं, या फिर आपने प्रोविजन बना रखा लंबे टाइम। प्रोविजन क्या है पढ़ेंगे। रेवेन्यू मतलब आपको इनकम तो अराइज हुई है लेकिन वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ की वजह से अराइज हुई है। तो अगर डे टू डे वर्क की वजह से इनकम अराइज होती है उसे रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू सेल की वजह से हो सकता है, रेवेन्यू सर्विस का रेवेन्यू हो सकता है, फीस हो सकती है, कमीशन हो सकती है।
तो जो रिवेन्यू होता है वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से आता है। इनकम क्या होता है? इनकम का मतलब, इनकम ब्रॉडर है रिवेन्यू से। इनकम जो है वो रिवेन्यू से बड़ा टर्म है, क्योंकि इनकम में रिवेन्यू भी आ जाता है और गेन्स भी आ जाते हैं। गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब जो आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस आता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। अगर आपकी सेल 5 लाख रुपीज़ की है और आपका गेन जो है, गेन क्योंकि जो रिवेन्यू है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से होता है, आपका गेन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं होता, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है गेन जो होते हैं। तो अगर आप अपनी ऑर्डिनरी प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड कर दो तो उसको कहते हैं इनकम। गेन मतलब आपकी इकोनॉमिक बेनिफिट में इंक्रीज हो गया, और ये ऑर्डिनरी डज नॉट नेसेसरली अराइज फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इंक्रीज तो हुआ लेकिन ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं है, ये किसी दूसरे रीज़न की वजह से है, तो इसी को कहते हैं रिवेन्यू गेन। उसके बाद जैसे मशीनरी थी, वो 80,000 की थी लेकिन किसी ने उसके 1 लाख ऑफर कर दिया, तो आपको आशा नहीं थी कि वो ऐसे 1 लाख में चली जाएगी, लेकिन वो हो गया, तो ये आपका गेन बन गया। फिर आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमिक बेनिफिट में डिक्रीज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो। अब आउट एक्सपेंस आउटफ्लो भी हो सकता है, या फिर आपके एसेट डिप्लीट हो गए हैं, या आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, या आपकी आपकी इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का फंड, मतलब कि आपका ओनर्स की वेल्थ जो होती है वो डिक्लीट हो गई है, तो उसे एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस मतलब रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट। डेप्रिसिएशन लैंड पे कभी नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद आता है डिक्रीज इन इक्विटी, ठीक है। ये सारे एक्सपेंस के एग्जांपल है, लेकिन याद रखना एक्सपेंस मतलब कि आपको जो ऑर्डिनरी खर्चे हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उसे एक्सपेंस कहते हैं। जैसे रिवेन्यू ऑर्डिनरी से बिजनेस से कमाई हुई इनकम होती है। एक्सपेंडिचर जो होता है ये वो अमाउंट स्पेंट है, ये लाइबिलिटी इनकर है जब आपने किसी एसेट को अक्वायर किया। तो अगर आपने कोई पैसा किसी एसेट को अक्वायर करने के लिए, या किसी सर्विस को रेंडर करने के लिए, या अपनी किसी ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए किया है, तो वो एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो आपके एक्सपेंस से बड़ा है। एक्सपेंडिचर इज ब्रॉडर देन एक्सपेंस। जैसे कि अगर आपने 5 लाख की मशीनरी खरीदी तो ये आपका एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे कोई इमीडिएट रेवेन्यू एक्सपेंस तो नहीं हो रहा ना 5 लाख का। इस 5 लाख को आप करोगे कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करते हैं तो इसकी एंट्री जो बनती है वो बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर यही चीज़ मैंने अगर कोई स्टॉक खरीदा होता तो मैं बोलती परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने इसको कैपिटलाइज नहीं किया, ये जो परचेज है ये पीएनएल में जाएगा एज एन एक्सपेंस, मैंने इसे एक्सपेंस आउट किया, क्योंकि परचेजेस जो है वो रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड है, और जो मशीनरी है वो रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जो डिप्रिसिएशन होता है ये सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज होता है एज एन एक्सपेंस ओवर द यूजफुल लाइफ। तो डिप्रिसिएशन अगर कोई पूछे तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों होता है, क्योंकि आपने अगर इसी साल 5 लाख की मशीनरी खरीदी और इसी साल आप उसे 5 लाख से डिप्रिसिएट कर दोगे, तो इस साल का आपका जो हो जाएगा वो तो लॉस आ जाएगा, फिर अगले साल प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता रहेगा। तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस करने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। प्रॉफिट मतलब जब आपकी इनकम आपकी एक्सपेंस से ज़्यादा हो गई है वो प्रॉफिट है। लॉस मतलब कि जब आपका एक्सपेंस आपकी इनकम से ज़्यादा हो गया वो लॉस है। गुड्स मतलब कि जो आइटम आपने परचेज तो किया है या फिर प्रोड्यूस भी किया है क्योंकि आपसे बेचना है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या फिर दोबारा या तो उसे रीसेल करने वाले हो या फिर उससे और प्रोडक्शन करने वाले हो। परचेजेस का मतलब आपने गुड एक्वायर करे हैं उसको रीसेल करने के लिए या फिर उससे और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। परचेज ऑफ मशीनरी क्या परचेज ऑफ गुड्स है? नहीं। परचेज ऑफ गुड्स जो होते हैं ये एक्सपेंस होता है, और जो परचेज ऑफ मशीनरी होता है इसे आप क्या करते हो? कैपिटलाइज करते हो। और जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उन सबको कैपिटलाइज किया जाता है। सेल्स मतलब आपने गुड्स को बेचा ऑर्डिनरी डील्स में, जैसे कि 80,000 की सेल है, अगर हमने कोई पुरानी मशीनरी बेची, ठीक है, तो इसे सेल नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? अगर आप कोई अपने नॉन करंट एसेट को बेचते हो तो उसको कहते हैं डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। इन्वेंट्री मतलब ये AS2 की डेफिनेशन है। AS2 कहता है कि इन्वेंट्री का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी एसेट जो आपने हेल्ड करके रखा हुआ है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, क्योंकि आप उसे बेचना चाहते हो, या फिर आप उससे प्रोडक्शन करना चाहते हो, या फिर आपने उसको मटेरियल और सप्लाईज के फॉर्म में रखा है क्योंकि आप उससे और प्रोडक्शन करोगे या फिर सर्विसेज रेंडर करोगे। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स और परचेज गुड्स फॉर रीसेल आते हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में जो स्टॉक पड़ा है वो ओपनिंग स्टॉक, और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो स्टॉक पड़ा है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें जब हम एसेट साइड लिखते हैं तो एसेट साइड में जब हमें स्टॉक लिखना होता है तो वो स्टॉक जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। अंडर एप्लीकेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लोजिंग स्टॉक इज recognized under applicable accounting treatment. Closing stock is recognized in the financial statement and is relevant in determining the
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्लोजिंग स्टॉक से ही प्रॉफिट लॉस हम डिटरमाइन करते हैं। फिर आता है डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, ये हमारे लिए एसेट्स हैं क्योंकि इनसे हमें पैसा आना है। फिर आते हैं क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स, ये हमारे लिए लाइबिलिटी हैं क्योंकि इनको हमें पैसा देना है, पैसा जाएगा। फिर आता है बिल्स रिसीवेबल्स, ये भी हमारे लिए एसेट हैं, और बिल पेबल जो हैं ये हमारे लिए लाइबिलिटी हैं। अब इसका केस समझ लेते हैं। देखो, अगर ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है, ए ने बी को करी सेल, ठीक है, ए ने बी को करी क्रेडिट सेल, उधारी की सेल, क्योंकि कैश करेंगे तो ये ट्रीटमेंट होगा ही नहीं कुछ, तो ए ने बी को उधारी की सेल करी। अब बी ए को अभी एट द टाइम पैसे नहीं दे सकता, तो ए ने बी पे बी आर बिल इशू कर दिया। अब ये बिल जैसे ही बी एक्सेप्ट करेगा ये बनेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया तो बिल ऑफ एक्सचेंज ए के लिए ये बन गया बी आर और बी के लिए बन गया बी पी, मतलब कि ए को बिल रिसीव होने वाला, आर फॉर रिसीव, एंड बी को बिल पे करना पड़ेगा, बिल पेबल। तो ए के लिए लाइबिलिटी, ए के लिए असेट है एंड बी के लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। अब जो ए है इस केस में, इसमें ए ने बिल ड्रॉ किया है, ए ने बिल ड्रॉ किया है तो ए हो गया ड्रॉर, और बी ने बिल एक्सेप्ट किया है तो ए बिल की बी क्या हो गया ड्रॉई। और तीसरी पार्टी भी होती है इसमें, उसे कहते हैं पेई। पेई मतलब जिसे पेमेंट जो है वो रिसीव हो रही होती है उसे कहते हैं पेई, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा बैड डेट। बैड डेट वो अमाउंट है जो अभी ड्यू पड़ा है, मतलब कि डेटर से लेना है, उसने हमें पैसे देने हैं लेकिन वो दे नहीं पा रहा, उसने बोला कि हमें पैसे नहीं दे सकता, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास ज़ीरो पैसा है, तो अब बैड डेट हो गया। तो जो बैड डेट होते हैं ना उसे हम एक्सपेंस दिखाते हैं, लॉस दिखाते हैं एप्लीकेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के वजह से। डेप्रिसिएशन क्या? डेप्रिसिएशन मतलब जब आपने सिस्टमैटिक अलोकेशन किया है किसी डेप्रिसिएबल अमाउंट का अपने एसेट पे। डेप्रिसिएशन क्यों होता है? नॉर्मल डेली यूजेज की वजह से, उसमें बार बार काम होता है इसकी वजह से, पैसेज टाइम हो गया है इसकी वजह से, ऑब्सोलेंस मतलब कि अब वो टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड नहीं है, तो अगर वो अब टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड नहीं है तो उसे भी डेप्रिसिएट कहते हैं। अगर एक मशीनरी 1 लाख रुपए की है और उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू मतलब कि उसकी स्क्रैप वैल्यू, मतलब कि उसको बेच के अब कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, तो अगर हमें डेप्रिसिएशन पर एनम का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ माइनस स्क्रैप कुछ मिलेगा नहीं, डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो गया 20,000 पर एनम। तो 20,000 रुपये करके हम हर साल उसे डेप्रिसिएट करेंगे। इसे लिए इसे कहते हैं सिस्टमैटिक अलोकेशन, क्योंकि एक ही अमाउंट या एक ही जैसा अमाउंट हर साल डेप्रिसिएट होने वाला है। अगर ये डेप्रिसिएशन होगा इंटैंजिबल एसेट का, अगर यही चीज़ इंटैंजिबल एसेट के लिए होगी तो उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब टैंजिबल एसेट का, और अमोर्टाइजेशन मतलब कि इनटैंजिबल एसेट। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन मतलब कि आपने कुछ पैसा निकाल के रखा है, आपको पता है कि आपके पास के इवेंट की वजह से आपके पास फ्यूचर में आउटफ्लो होने वाला है रिसोर्सेज का, फ्यूचर में पैसे जाने वाले हैं, तो आपने अभी से कुछ पैसे अलग से रख दिए, उसे कहते हैं प्रोविजन। जैसे कि अगर एक सेलर है, उसने 1 साल की वारंटी दी है, तो वो 1 साल तक के लिए बना के रखेगा प्रोविजन। जैसे ही ये 1 साल ओवर होगा वो अपना प्रोविजन कैंसिल कर देगा। क्यों बना के रखेगा? क्योंकि उसे पता है कि 1 साल के अंदर अगर हो सकता है कि पैसे का आउटफ्लो हो, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन हो सकता है, इसलिए प्रोविजन बनाना पड़ता है। रिजर्व क्या है? रिजर्व भी वो पैसा है जो हमने बचा के रखा है, किस में से? प्रॉफिट में से बचा के रखा है, या तो स्पेसिफिक किसी पर्पज़ के लिए या जर्नल पर्पज़ के लिए। रिजर्व कैपिटल रिजर्व भी होता है और जर्नल रिजर्व भी होता है, जिसे हम रिवेन्यू रिजर्व भी कहते हैं। प्रोविजन मतलब जो अमाउंट हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, हमें पता है कि ये पैसा हो सकता है कि फ्यूचर में जाके ऑब्लिगेशन बन जाए। और रिजर्व मतलब कि जो हमने पैसा, उससे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होने वाली, हम उससे कुछ ट्रीटमेंट, ज़रूरी नहीं हमने वो फ्यूचर के लिए किसी और चीज़ के लिए रखा, हमने बस उसे संभाल के रखा। वर्किंग कैपिटल मतलब सिंपली जब हम अपने करंट एसेट्स में से अपनी करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं तो उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। करंट एसेट डज नॉट इंक्लूड फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंटिंग पीरियड अगर पूछेगा तो अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 महीने का, और अगर कोई फाइनेंशियल ईयर पूछेगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो तारीख होती है वो फाइनेंशियल ईयर होती है। अगर क्वेश्चन आए कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए बताओ फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 है फाइनेंशियल ईयर। कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू? बुक वैल्यू मतलब कि जिस जो कॉस्ट है असेट की, जिस पे वो किस पे है, बैलेंस शीट में जिस पे वो लिखी हुई है।
कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो आपने उसे परचेज किया, आपने उसे परचेज किया सपोज 5 लाख रुपए का, ठीक है, और अभी तक उस पर डेप्रिसिएशन लग गया है 1.5 लाख रुपए का, इतनी की मशीन भी खत्म हो चुकी है, तो ये 3.5 लाख रुपए जो है ये इसकी बुक वैल्यू या फिर इसे कैरिंग वैल्यू भी कहेंगे। अब उसके बाद आता है पार्ट सी, जीएसटी। जीएसटी जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को से लागू हुआ था। कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल था। जीएसटी क्यों आया? जीएसटी इसलिए आया क्योंकि पुराने बहुत सारे टैक्सेस जो कैस्केडिंग इफेक्ट ला रहे थे उन्हें खत्म करना था। तो जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव, पूछा जाएगा कि जीएसटी कैसा टैक्स है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। किस पे लगता है? सिर्फ गुड्स पे या सिर्फ सर्विसेज पे? ये दोनों पे लगता है और इस पे फ्रेमवर्क लगता है, जीएसटी रूल लगता है। 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि सरकार को एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम चाहिए था, एक लौता इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम चाहिए था जो कैस्केडिंग इफेक्ट, पूछा जाता है कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। जब हम किसी गुड पे टैक्स लगा है और उस पर दोबारा टैक्स लगा दे तो उसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने सब्स्यूम करे मतलब कि दबा दिए लिटरल लैंग्वेज में, या फिर ख़त्म कर दिए, फिनिश कर दिए बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्स, जैसे कि वैट, एक्सरसाइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं वैट को। और कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स अभी भी है, जैसे लिकर पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, लिकर मतलब शराब। मेन फीचर जीएसटी के क्या है? पहला है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि ये कलेक्ट किया जाता है बिजनेस से फ्रॉम कस्टमर एंड अल्टीमेटली बॉर्न बाय फाइनल कस्टमर। तो जीएसटी अल्टीमेटली कौन बॉर्न करता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा फाइनल कंज्यूमर बॉर्न करता है। इसीलिए क्यों जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं? जीएसटी को इसीलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर बॉर्न करता है। जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे लगता है। प्राइमरीली जो जीएसटी लाया गया वो सप्लाई के लिए लाया गया। मेयरली ऐसा नहीं था कि जीएसटी सिर्फ गुड्स के लिए लाया गया। जो जीएसटी है वो गुड्स पे भी लगता है और सप्लाई पे भी लगता है। वैल्यू एडेड सिस्टम, वैल्यू एडेड सिस्टम का मतलब द टैक्स इज कलेक्टेड थ्रू द सप्लाई चेन व्हाइल एलिजिबल इनपुट हेल्प्स इन अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट को कैसे खत्म किया? पहले तो आता है कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, इसीलिए जीएसटी लाया गया। कैसे ख़त्म किया? उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। आईटीसी इंट्रोड्यूस किया ताकि हम कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म कर सकें। और जीएसटी कैसा मॉडल है पूछा जाएगा तो जीएसटी एक डुअल मॉडल है। डुअल मॉडल क्यों है? क्योंकि जीएसटी में दो टाइप के टैक्स लगते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी का मतलब ऐसा टैक्स जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही है इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे। इंट्रा स्टेट का मतलब है, इंट्रा मतलब कि विद इन द स्टेट। तो अगर विद इन द स्टेट कोई भी सप्लाई, स्टेट के अंदर जितनी भी सप्लाई हो रही है तो उस पर एक तो सीजीएसटी लगेगा और एक लगेगा एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और हमारे पास 8 यूटीज़ हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, तो इस यूटी पे तो एसजीएसटी नहीं लग सकता, इसलिए इस यूनियन टेरिटरी पे लगता है यूटी जीएसटी टैक्स। और यूटी जीएसटी भी इंट्रा मतलब कि विद इन द यूटी ही होगा, तब वहाँ यूटी जीएसटी लगेगा। लेकिन इंटर अगर आपने करी है इंटर स्टेट सप्लाईज, मतलब कि आपने यूपी से अगर हरियाणा में सप्लाई करी है तो फिर यहाँ पर अब सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा आईजीएसटी सब्जेक्ट टू जीएसटी लॉस। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब a supply treated at intra-state under GST is generally subjected to CGST, SGST। इंट्रा-स्टेट मतलब कि आप यूपी में हो और अपने यूपी में ही सप्लाई करें, मतलब कि विद इन द स्टेट सप्लाई करें। आपकी टैक्सेबल वैल्यू अगर 20,000 थी और जीएसटी 18% पे लगेगा, क्योंकि 18% ही नॉर्मली जीएसटी का रेट चलता है। तो 20,000 का 18% हो गया 3600। तो अब क्या ये 3600 पूरा ऐसे ही दिखेगा? नहीं, इस 3600 को बाइफरकेट करके दिखाना पड़ेगा, जिसमें सीजीएसटी के पास जाएगा 1800 और एसजीएसटी के पास भी जाएगा 1800। तो फिर उसके बाद आता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है
इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है कि जब आप यूपी में बैठे हुए और आपने एमपी या हरियाणा या फिर किसी भी दूसरी स्टेट में सप्लाई कर दी, दैट इज़ इंटर स्टेट। अब सेम क्वेश्चन बना, 20,000 का था गुड्स, उस पर 3600 का लगा टैक्स, क्या ये 3600 बाइफरकेट होगा? नो, ये 3600 बाइफरकेट नहीं होगा, ये 3600 पूरा आईजीएसटी की तरह दिखेगा। यही डिफरेंस है। अगर आपको दिखाना है कि स्टेट इंटर स्टेट नहीं है, इंट्रा है, तो आपको सिर्फ बाइफरकेट करके दिखाना पड़ता है। फिर आता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स किस पे लगता है? इनपुट टैक्स चार्ज किया जाता है वो सप्लाईज पे जो एक रजिस्टर्ड पर्सन ने रिसीव करी है। मतलब कि आपने अगर परचेज किया तो आप पे लगेगा इनपुट टैक्स। तो जो सप्लाईज आपने रिसीव करी है उस पे लगता है इनपुट टैक्स। जैसे कि अगर आपने गुड परचेज करी 10,000 की और उस पर जीएसटी पे किया 1800 का, तो जो अब 1800 रुपये है ये आपका इनपुट टैक्स है, और यही आपको कैस्केडिंग इफेक्ट से अब खत्म करना है। और वो कैसे होगा? जब आप आईटीसी लाओगे। आउटपुट टैक्स मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में ये लगता है सेल्स पे, जो सप्लाईज आपने कर दी, आउटवर्ड सप्लाई करी है आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी में होने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर कुछ बिजनेस ने 20,000 के गुड्स थे, वो बेच दिए, 3600 उस पर टैक्स लगा, तो ये जो 20,000 अब 2300, 23,600 हुआ, लेकिन ये 23,600 अब क्योंकि ये सेल हुई है तो ये आउटपुट टैक्स के अंदर जाएगा। आईटीसी क्या होता है? आईटीसी का मतलब जब आपका एलिजिबल क्रेडिट, आईटीसी। अब आईटीसी हेल्प अस टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट। जब जीएसटी में आईटीसी इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे क्या खत्म हुआ? कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ। आईटीसी का मतलब होता है एलिजिबल क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, जो कि यूटिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो जो आउटपुट टैक्स होता है, जो हमें सेल्स पे आउटपुट टैक्स देना पड़ता है, सेल्स पे जितना भी आउटपुट टैक्स है वो हमारी लाइबिलिटी है। लेकिन जो हमें परचेज पे इनपुट टैक्स मिलता है, हम उससे आउटपुट टैक्स को पे कर सकते हैं। तो अगर हमें नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी होती है तो वो होता है कि आउटपुट टैक्स, सपोज आपके पास सेल करी थी आपने बहुत सारी और उस पर 5,000 का आउटपुट टैक्स बनता है। आपके पास अंदर सिर्फ 4,000 का परचेज करी थी, 4,000 का उस पर इनपुट टैक्स बनता है, तो 1,000 रुपये की आपकी अब जीएसटी लाइबिलिटी बनेगी। आपने ये 4,000 रुपये बचा लिए सिर्फ आईटीसी की वजह से, और कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर आता है जीएसटी। जैसे कि गुड परचेज किए हैं 10,000 के, उस पर 1800 का लगा टैक्स। तो अगर ये सप्लाई इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मतलब कि यूपी टू यूपी, तो अब इसको 900 और 900 करके दिखाना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी? आपने परचेज करे, फिर आपने उस पर सीजीएसटी लगाया, परचेज करे तो उस पर लिखना होता है इनपुट सीजीएसटी, फिर इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि ये यूपी टू यूपी है, टू बैंक या फिर टू जो भी आप उसमें लिख सकते हो, ये होती है इसकी एंट्री। ठीक है, टू बैंक या क्रेडिटर्स। अब आता है जीएसटी। अगर आपने सेल करी है तो सेल की एंट्री, 20,000 का था, 3600 उस पर टैक्स लगा, 1800 1800। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपके पास आया, उसके बाद टू सेल्स अकाउंट, क्या किया? टू सेल्स अकाउंट, फिर टू सेल्स अकाउंट, फिर टू आउटपुट जीएसटी, टू इनपुट जीएसटी। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपको नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी पड़ती तो आप इसमें देखते कि आपका आउटपुट जो है सीजीएसटी में भी 1800, एसजीएसटी में भी 1800, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे कि मेरी आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है, फिर आप लिखोगे कि मेरे पास इनपुट में पैसा कितना है। इनपुट में अभी आपके पास 1800 है, 1800 है, तो आपने इसको ख़त्म कर दिया। तो आपकी अब अगर जीएसटी की लाइबिलिटी पूछेंगे तो वो क्या है? जीएसटी की लाइबिलिटी अब ज़ीरो हो गई। अब आता है सेट ऑफ कैसे करें। सेट ऑफ करना मैं आपको अलग से समझाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं समझ लेते हैं। अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी पहले कहेगा कि आईजीएसटी को दूंगा, फिर आईजीएसटी कहेगा कि मैं सीजीएसटी को दूंगा, और अगर उसके पास फिर बच गया तो वो एसजीएसटी को भी हेल्प कर देगा। लेकिन अगर यही चीज़ जो है ये आपकी है एसजीएसटी, तो एसजीएसटी क्या कहेगा कि पहले तो मैं एसजीएसटी को ही दूंगा, और फिर अगर बच गया तो मैं आईजीएसटी को दूंगा, लेकिन कभी भी एसजीएसटी सीजीएसटी को नहीं देगा। ये मेन थिंग है। अब पूछा जाएगा एग्जाम में, और सिमिलरली ये वाला केस जो है ये सीजीएसटी के भी साथ चलता है। सीजीएसटी को पहले देगा, ये सीक्वेंस है, पहले वो खुद को देगा फिर वो आईजीएसटी को देगा, खुद को देगा फिर इन दोनों में से वो किसी को भी पहले दे सकता है। ठीक है। अब आता है कि क्या जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है?
या डायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ था। इंटर स्टेट सप्लाई पूछा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट पूछा है तो आईजीएसटी लगेगा। जीएसटी के एलिजिबल परचेसेस पे जब आप पे करते हो तो उस पर इनपुट टैक्स कहते हैं। जब आप कलेक्ट करते हो टैक्सेबल सप्लाईज पे तो उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली अवेलेबल नहीं होता हर एक परचेजेस से, आपको उसको सब्जेक्ट देखना पड़ता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बहुत सारी एलिजिबिलिटी रूल्स हैं कि आईटीसी बहुत सारी जगहों पे ब्लॉक होता है। पहला, इसका सबसे कॉमन रूल ये है कि आईटीसी को अवेल करने के लिए, अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आपका जो इनपुट आईटीसी और जो आउटपुट आईटीसी आप यूज़ कर रहे हो वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए। मतलब कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग का ही होना चाहिए। अब उसमें आता है नेक्स्ट पार्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि वो पैसा जो हमने खर्च किया है किसी नॉन करेंट एसेट को, मतलब कि किसी फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए, या फिर उसकी फ्यूचर की इकोनॉमिक बेनिफिट या उसकी फ्यूचर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अगर मैंने वो किसी फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए लिया है या फिर मैंने उसकी फ्यूचर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी यूजफुल लाइफ को बढ़ाने के लिए लिया है किसी एग्जिस्टिंग एसेट के भी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, या तो ये क्रिएट करता है या इंप्रूव करता है किसी नॉन करेंट एसेट को। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये बेनिफिट देता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का, ऑब्वियसली क्योंकि एसेट जो है वो फिक्स्ड एसेट की है तो वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा तक रहने वाली है। दूसरा, ये एक्विजिशन या फिर इंप्रूवमेंट दोनों पे लगता है। तीसरा, इसे कैपिटलाइज किया जाता है। देन डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को चार्ज किया जाता है जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है, तो डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस आउट होते हैं, और ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को भी इफेक्ट करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या परचेज ऑफ मशीनरी क्या है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ लैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने मशीनरी के पे करे तो जर्नली कैपिटलाइज किया जाता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर आप पे नहीं करोगे, अगर आप उसे इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि उसको यूज़फुल, उसको यूज़फुलनेस, उसको यूज़फुल कंडीशन तक लाने के लिए जितने भी चार्जेस हम पे करते हैं उससे हम कैपिटलाइज कर देते हैं। जैसे कि अगर मशीनरी 5 लाख की है और उसमें आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख रुपए पे करे और आपने फिर उसमें 1800 रुपये वर्कर को दिए, तो ये सारा पाँच, 5 + 1 1 लाख, 6 लाख रुपए और 1800 रुपये सारे पैसे जो होंगे वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। फिर आता है लीगल चार्जेस फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, तो इन्हें भी आप कैपिटलाइज करते हैं क्योंकि अगर वो लीगल चार्जेस पे नहीं करते तो वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं आती। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस और नेचर क्या है? तो इसका पर्पस है कि ये सिर्फ हाई वैल्यू एक्सपेंस इज नॉट ऑटोमेटिकली, अगर आपने कहीं 5 लाख रुपीज़ देख लिया तो ज़रूरी नहीं है कि ये 5 लाख रुपीज़ कैपिटलाइज ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ आपने देखा, 1800 रुपये, 1800 रुपये उन्होंने बोला इंस्टॉलेशन चार्जेस, आपने उसे ऐड नहीं किया, तो कभी भी अमाउंट पे मत जाना। 1800 अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस है तो वो ऐड होगा क्योंकि वो उसको यूजफुल लाइफ तक लाने में हेल्प कर रहा है। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो आपने करा है अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ताकि आप ऑपरेट करो, मेंटेन करो और अपने बिजनेस को रन कर सको। जब ये एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं होता तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए जो खर्चा किया जाए वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, आपने एडवर्टीजमेंट करी है, इंश्योरेंस, रूटीन रिपेयर्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑर्डिनरी एडमिन के खर्चे और इंटरेस्ट एक्सपेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये नॉर्मल बिजनेस में होते हैं, ये कंज्यूम हो जाते हैं, मतलब कि क्या ये 31 मार्च के बाद एक्सटेंड होंगे? नहीं, ये 31 मार्च तक में कंज्यूम हो जाते हैं। इनको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम पीएनएल में डालते हैं तो इन्हें हम एक्सपेंस मानते हैं। उसके बाद ये डज नॉट नेसेसरी क्रिएट अ सेपरेट रिकग्नाइज लॉन्ग टर्म एसेट, इससे कोई लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट नहीं होता और इससे हमारी ऑपरेटिंग साइकिल की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसे हम मेंटेन कर पाते हैं। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्वायर किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो एक्वायर करने के लिए या तो इंप्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को रन और मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द करेंट पीरियड, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो करेंट पीरियड तक रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज्ड होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट होते हैं। बैलेंस शीट के इफेक्ट की बात करें तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो असेट को इफेक्ट करते हैं, लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई असेट को इफेक्ट नहीं करते।
पीएनएल की बात करें, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को पीएनएल में डाला जाता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सारा का सारा रेवेन्यू पीएनएल में जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हर महीने हर दिन नहीं होते, ये कम होते हैं, तो ये लेस रिकरिंग है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल है परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या फिर मेजर क्वालिफाइंग इंप्रूवमेंट भी कर दी अगर आपने किसी एग्जिस्टिंग एसेट में, आपने उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ाने के लिए इंप्रूवमेंट भी अगर करी है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। लेकिन अगर रूटीन रिपेयर्स करे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अगर आपने रूटीन रिपेयर्स करें, ऑर्डिनरी रिपेयर्स करें जो कि सिर्फ उसकी एग्जिस्टिंग एसेट को मेयरली मेंटेन करेगा उसकी वर्किंग कंडीशन को, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे कि आपने मशीन की वॉर्न आउट बेल्ट को रिपेयर करते तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपने मेजर इंप्रूवमेंट का क्या मतलब है? मेजर इंप्रूवमेंट का मतलब है उससे या तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी मतलब उसकी काम करने की क्षमता, या उसकी लाइफ बढ़ गई, या से उससे अब आपको और ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है। अगर इनमें से कुछ एक चीज़ हो गया है तो मेजर इंप्रूवमेंट है, और मेजर इंप्रूवमेंट को कैपिटलाइज करा जाता है। जैसे कि मशीनरी को मॉडिफाई करा एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट से, लेकिन उससे क्या हुआ, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही बढ़ गई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे रेवेन्यू नहीं मानना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर मशीनरी परचेज करिए 5 लाख रुपए की, ये कैपिटल है क्योंकि एक नॉन करेंट एसेट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कैपिटल तब होगा या तो क्रिएट होगा या तो इम्प्रूव होगा। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी हो गई तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी टू फैक्ट्री, अगर मशीनरी को फैक्ट्री तक लाते ही नहीं तो उसे यूज़ नहीं कर पाते, तो ये उसकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बन जाती है और इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। इंस्टॉल किया मशीनरी को इंस्टॉल ही नहीं करते तो यूज़ नहीं कर पाते, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया। उसके बाद सैलरी ऑफ मशीन ऑपरेटर आफ्टर द मशीन स्टार्ट नॉर्मल प्रोडक्शन, मशीनरी चल भी गई है, नॉर्मल प्रोडक्शन करने लगे और फिर सैलरी दिया उसको चलाने वाले को, तो फिर ये रिवेन्यू का खर्चा है, ये कैपिटल का खर्चा नहीं है, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। रूटीन रिपेयर्स करे हैं मशीनरी के, रिवेन्यू का खर्चा है। अब होता है कैपिटल रिसीप्ट, तो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होता है, कैपिटल रिसीप्ट भी कैपिटलाइज होती हैं। आपने जैसे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, कैपिटल रिसीप्ट, आपने लोन रिसीव किया, लोन रिसीव किया, अब आपने लोन रिसीव किया, इसमें क्या होता है, आपके पास पैसा तो आया, बैंक तो आया, लेकिन आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, वो लोन आपको पे करना पड़ेगा। तो लोन रिसीव्ड कैपिटल रिसीव्ड है, लेकिन लोन को आप इनकम नहीं मान सकते, इट इज़ नॉट इक्वल टू इनकम। आपको मशीनरी बेची, उससे आपको सेल प्रोसीड्स आए, कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट का मतलब ये नहीं है कि वो इनकम ही है, जैसे कि अगर आपने लोन रिसीव किया था तो वो कैपिटल रिसीप्ट तो थी लेकिन इनकम नहीं थी, बिजनेस को कैश तो मिला था लेकिन उसकी लाइबिलिटी भी बन गई थी। रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, सेल्स, कमीशन, फीस, रेंट, इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो रेवेन्यू रिसीप्ट का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब जब आप किसी के एसेट के डिस्पोजल से या फिर कैपिटल फाइनेंसिंग से आपने कुछ कमाया, कि वो हो गया कैपिटल रिसीव। रेवेन्यू मतलब ऑपरेशन से कमाया। कैपिटल रिसीव नॉन रिकरिंग नेचर का होगा, बार बार नहीं होते होंगे। रेवेन्यू रिसीव बार बार होने वाले ट्रांजेक्शन है। कैपिटल रिसीव फाइनेंशियल पोजीशन या कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगा। रेवेन्यू रिसीव जो है वो प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? लोन, कैपिटल इंट्रोड्यूस या फिर सैलरी। और रेवेन्यू रिसीव के एग्जाम्पल क्या? कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव या सेल्स। अब आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर सर्टेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिला, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 में आपने एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया था। अब ये जो खर्चा है ये 5 साल तक ये एडवर्टीजमेंट होनी थी, तो आपने इस खर्चे को 5 साल तक बांट दिया। ठीक है, 21, 22, 23, 24। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, चलो 4 साल के लिए खर्चा था, आपने 4 साल के लिए से बांट दिया। अब आपने, ये खर्चा था आपका 8 लाख का, तो अब आपने 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, जब आप ऐसे बांट दो ना किसी खर्चे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे कहते हैं डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मतलब कि आपने सिर्फ डेफर कर दिया। जैसे कि लार्ज एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स, हैवी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इसके एग्जाम्पल हो। मॉडर्न अकाउंटिंग व्यू ये छोड़ दो। उसके बाद आता है कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है? एक्सपेंस मतलब जो आपने अमाउंट खर्चा किया, एक्सपेंडिचर मतलब जो आपने लाइबिलिटी इनकर करी। एक्सपेंस जो है वो पोर्शन है एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिचर बड़ा है। मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी परचेज करना एक्सपेंडिचर है, ठीक है, लेकिन आपने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, वो आपका एक्सपेंस हो गया। रिवेन्यू इनकम, रिवेन्यू मतलब कि जर्नली वो इनकम जो आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से आए, और इनकम मतलब कि जिसमें
रेवेन्यू और गेन दोनों ऐड हो जाए। डेटर का मतलब जिसने हमें पैसे देने हैं, डेटर मतलब वो इंसान जिसने हमें पैसे देने हैं, वो हमारे लिए एसेट है। और क्रेडिटर मतलब जिसको हमें पैसे देने हैं, ड्यू टू एंड गिवन टू, ठीक है। उसके बाद आता प्रोविजन। प्रोविजन हमने मतलब हमें पता है कि फ्यूचर में पैसा बाहर जा सकता है, तो हमने पैसे को एक अलग जगह पे रख दिया। रिजर्व का मतलब हमने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रखा है, लेकिन ये बाहर जाएगा इसकी हमें कुछ अभी से भी नहीं पता। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो हमने मनी स्पेंड किया। कैपिटल रिसीव मतलब जो पैसा रिसीव हुआ। परचेज की है मशीनरी तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लोन रिसीव किया है तो ये कैपिटल रिसीव्ड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीव्ड में क्या डिफरेंस है? देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऑपरेटिंग बिजनेस की कॉस्ट, और रेवेन्यू रिसीव्ड मतलब ऑपरेटिंग बिजनेस की रिसीव्ड। सैलरी पे करी है तो ये रिवेन्यू खर्चा है। सेल रिसीव हुई, सेल्स करी थी उसका पैसा आया तो ये रिवेन्यू रिसीव्ड है। अब असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, जब ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 5 लाख रुपए की, तो कैपिटल बढ़ी 5 लाख रुपए से, ठीक है। और फिर क्या किया, ओनर ने लोन लिया 2 लाख रुपए का, लाइबिलिटी बढ़ी 2 लाख से, और ओनर के पास एसेट थे 7 लाख के, तो हमेशा ये मैच हो जाएगा। इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ओनर ने इंट्रोड्यूस किया कैश 1 लाख रुपए का। अगर ओनर ने 1 लाख का कैश इंट्रोड्यूस किया एज अ कैपिटल, तो एक तो कैश की वजह से एसेट बढ़ा और दूसरी कैपिटल बढ़ी। ओनर ने लोन लिया था 50,000 रुपए का, लोन लिया तो असेट बढ़ा, मतलब कैश आया तो एसेट बढ़ गया। और लाइबिलिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि उसने लोन ले लिया तो उसकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। फिर आता है परचेज करी है मशीनरी कैश में, मशीनरी कैश में परचेज करी, तो मशीनरी परचेज करी तो आपका असेट जो है वो इंक्रीज हो गया। मशीनरी आई, असेट बढ़ गया, लेकिन आपका कैश कम हुआ क्योंकि कैश दिया, और आपका एसेट घट गया। तो इसका क्या अकाउंटिंग इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे कोई असर होगा? नहीं। जब आप लिखोगे एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो पहले आप यहाँ लिखोगे कैश, कैश गया। पहले आप यहाँ क्या लिखोगे कि कैश गया, और फिर आप लिखोगे कि कैश क्यों गया, क्योंकि हमने मशीनरी खरीदी तो कैश गया और मशीनरी आई। यहाँ तो कोई इफेक्ट हुआ नहीं। फिर आता है ट्रांजैक्शन फॉर, आपने क्रेडिटर को 10,000 रुपये पे करे, तो अगर क्रेडिटर को कैश पे करा तो कैश कम हो गया, असेट कम हो गया, और लाइबिलिटी भी कम हो गई। फिर आपने इनकम कमाई, अर्न किया रेवेन्यू 20,000 रुपये, तो कैश आ गया 20,000 रुपये और प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपये। कैपिटल इक्विटी अल्टीमेटली इंक्रीजेस थ्रू प्रॉफिट। अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब इसका रिवीजन करते हैं। पर्पस, यूनिफॉर्मिटी लाना, कंसिस्टेंसी लाना, कंपेरेबिलिटी लाना, रिलायबिलिटी लाना, और ट्रांसपेरेंसी लाना। क्या था पर्पस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। असेट क्या है? असेट, असेट वो रिसोर्सेज है जो एंटिटी अपने असेट एंटिटी के पास है, उसके पास के इवेंट की वजह से, और उसे फ्यूचर में उससे बेनिफिट होने वाला है। लाइबिलिटी वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो पास्ट की वजह से आई। ओनर्स की इक्विटी या ओनर की इन्वेस्टमेंट को कहते हैं कैपिटल। ड्रॉइंग्स मतलब ओनर ने जो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए खर्चा निकाला। रेवेन्यू मतलब ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से आने वाली इनकम। एक्सपेंस मतलब आपकी इकोनॉमिक बेनिफिट में कम हुआ, क्योंकि आपकी या तो इक्विटी कम हो गई या फिर ओनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डेटर मतलब कि आपको पैसा आएगा, क्रेडिटर मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। जब आप अपनी करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हो तो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल।